वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी के इन्वायरमेंट सेक्शन के चैप्टर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिए। अपने इस सीरीज़ में हमने क्लास 12th बायोलॉजी के इन्वायरमेंट सेक्शन के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिए। उसके साथ ही बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू धीरे धीरे करके इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले किसी भी प्रकार के वीडियोस का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक है। ऑप्शन है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ N2 है और फिर यहाँ गंधक है। तो जो सबसे प्रमुख वायु प्रदूषक है वो है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो रहा है। जी हाँ, आपने रिसेंट टाइम में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे कि ताजमहल की जो दीवारें हैं धीरे धीरे पीली पड़ रही हैं और उनमें क्षरण भी देखने को मिल रहा है। उसके क्वालिटी में लगातार जो अवनयन है या उनमें थोड़ी सी गिरावट है वो देखी जा रही है। तो पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा नष्ट हो रहा है। पहला ऑप्शन है यमुना नदी में बाढ़ से। जी नहीं, क्योंकि यमुना नदी में बाढ़ की वैसी समस्या है नहीं कि ताजमहल नष्ट हो जाएगा। दूसरा है संगमरमर के उच्च ताप पर अपघटन से। ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो या ताजमहल के आसपास का जो तापमान है वो कोई ऐसा नहीं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, तो यह भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। उपरोक्त तो सभी तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया है। सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन कह रहा है मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकली SO2 से। जी हाँ, आपको पता है मथुरा के पास में एक तेल शोधक कारखाना है और उस कारखाने से सिर्फ वही नहीं, जो भी कारखाने हैं तेल शोधन में, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमेशा निकलता है। अब ये SO2 जो निकलता है वो खुद ही एक प्रदूषक तो है ही है, ध्यान रखिएगा। SO2 वायु प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर से SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सिर्फ वायु प्रदूषक है। तो जो SO2 रिलीज होता है वो अपने प्रारंभिक अवस्था मतलब SO2 में भी प्रदूषण फैलाता है, और साथ साथ जब ये रिएक्शन करता है और बारिश की बूंदों के साथ ये वापस लौटता है तो वहाँ पे H2SO4 के रूप में लौटता है। और आपको पता है कि H2SO4 क्या है, एसिड है। तो जब उसी में H2SO4 आने लग जाता है तो एक लिमिटेड pH से जब कम हो जाता है वैल्यू, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा, जिसके कारण ताजमहल की दीवारें धीरे धीरे नष्ट होने लग रही हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण है। इसमें आपको पेयर दिया हुआ है, सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन ढंग से सुना होगा तो मैंने कहा था कि SO2 से H2SO4 बन गया, ठीक है। और H2SO4 क्या है, अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारक है। इसका मतलब आपके ऑप्शन में SO2 तो होना चाहिए। तो अगर आपको इतना पता है तो आपको सीधे ऑप्शन बी दिख रहा है, देख रहे हैं, NO2 और SO2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि SO2 से आपको H2SO4 बन गया, फिर एक नाइट्रिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पानी की जो बूंदें होती है बारिश में, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ने जाती है और फिर वैसे बारिश को हम लोग अम्ल वर्षा के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NO2 और SO2। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम पोरस मृदा है। ऑप्शन देखते हैं क्ले, लोम, रेतीली और एलुवियल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोम। जी हाँ, ये तो बहुत छोटे क्लास में आपको पढ़ना होता है। अगर ढंग से थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। इसमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन है CO, तो ये तो वायु प्रदूषक है, सबसे पहले इसी पे हमने बात किया था, तो ये होगा नहीं। फिर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वायु प्रदूषक है। हाइड्रोकार्बन भी नहीं होगा। बच गया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक में नहीं गिना जाता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा।
छठा क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी से परावैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिससे उत्पादित होती है। पूछ रहा है कि सूरज की रोशनी से जब परावैंगनी किरणें प्रतिक्रिया करती हैं तो उससे क्या बनता है। तो इसके लिए एक यहाँ पे स्लाइड मैंने तैयार किया है, एक बार अच्छे से समझेंगे। यहाँ टॉपिक है ओजोन गैस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस। अच्छे से समझेंगे। कह रहा है ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की परावैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। ध्यान से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स किससे रिएक्शन कर रहे हैं? सौर प्रकाश के परावैंगनी किरणों से। तो क्या बन रहा है? ओजोन बन रहा है। और समताप मंडल में यह क्रिया द्वारा ओजोन का लगातार निर्माण होते रहता है। कैसे? तो यहाँ देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, O2 का फॉर्म में आपको पता है। फोटोन मतलब सूर्य का प्रकाश से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है? 2O बना रहा है। और जब ये जो O है ये O2 से फिर रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि नेचुरली O2 तो मिलता ही है, तो क्या बना देता है? O3 बना देता है। और यही क्या कहलाता है? ओजोन है। यही ओजोन का फॉर्मूला है। तो ओजोन बन गया। लेकिन ये ओजोन फिर से टूटना अपने आप शुरू कर देता है, क्योंकि O3 फिर से O से रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा? 2O2 बना देगा। इसका मतलब है कि ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलते रहती है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि ओजोन अणु अगर सोलर लाइट के परावैंगनी किरणों से रिएक्शन करेगी तो ओजोन का निर्माण होगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। देखिए फिर से, सूरज की रोशनी से परावैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिसे प्रतिक्रिया होना चाहिए था, जिससे उत्पादित होता है तो क्या? O3, ओजोन। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समताप मंडल में परावैंगनी विकिरणों को निम्नलिखित के अवशोषित किया जाता है। पहला ऑप्शन O2 है, फिर O3 है, SO2 है और Ar है। आर्गन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि मैंने इस स्लाइड में, ध्यान से देखिएगा, इस स्लाइड में मैंने बताया है कि O3 भी फिर से अवशोषित करता है प्रकाश को, तो फिर टूट के ऑक्सीजन बना देता है ओजोन। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। मतलब कौन अवशोषित करता है समताप मंडल में? ओजोन अवशोषित करता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक हैं। ऑप्शन है CO और SO2, फिर से पेयर सेलेक्ट करना है। ये है O3 ओजोन, ये है हाइड्रोकार्बन, ये शैवाल के बीजाणु। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बड़े शहर है, महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे प्रदूषण की सबसे ज़्यादा समस्या आती है गाड़ियों के चलते। जो गाड़ियों से धुआं रिलीज होती है ना, जीवाश्म फॉसिल फ्यूल के जलने से, वो सबसे बड़ी समस्या है। और फॉसिल फ्यूल जब जलता है या फिर जीवाश्म कोई लकड़ी वगैरह कुछ भी जलता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दोनों रिलीज होते हैं। तो जो भी बड़े शहर है, महानगर है, उसमें ये एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाती हैं। कॉमन सी बात है, जब नदी में आप घर के कूड़ा करकट या सीवेज वगैरह से कूड़ा करकट जाके वो नदी में मिलता है तो उसमें बहुत सी मछलियां मर जाती हैं। कारण पूछा गया है कि क्यों मरती है। ऑप्शन है बुरी दुर्गंध से, नहीं ये नहीं है। फिर है सीवेज के रोगाणु से, ये भी बात ठीक नहीं है। ठोस पदार्थ के गिल्स में फंसने के, ये समस्या तो है, लेकिन सीवेज में जरूरी नहीं है कि ठोस पदार्थ हमेशा चला ही जाएगा, तो ये भी उसमें सूटेबल नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन क्या सही है? O2 की कमी से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप कह सकते हैं कि सीवेज से दूषित पानी जा रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई। तो देखिए, इसको सुपोषण बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। इसमें होता क्या है कि जब दूषित पानी जाके मिलता है, मतलब घर से या फिर नदी नालों से जाके पानी वहाँ मिलती है, तो उसमें पोषक पदार्थ मछलियों के लिए ज़्यादा होती है। तो उस पर्टिकुलर झील में या तालाब में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि भोजन ज़्यादा है। लेकिन उस पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा घुलते जाएगा, हमेशा घुलते रहेगा। लिमिटेड है कि इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। तो जब मछलियाँ ज़्यादा हो जाएंगी और वहाँ लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो मछलियाँ फिर मरेंगी। क्यों मर गई? क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ कम हो गया था। इसीलिए 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आँखों में जलन पैदा करता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। प्रकाश रासायनिक धूम में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आँखों में जलन पैदा करता है। ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है PAN और चौथा है O3 मतलब ओजोन।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PAN। ध्यान से इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख सकते हैं। PAN का पूरा नाम होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, PAN। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि हानिकारक है, क्योंकि यह बताना है कि 12 नंबर क्वेश्चन में वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि हानिकारक है क्योंकि पहला ऑप्शन है धूम बनाता है, दूसरा है ताप अवशोषित करता है, तीसरा है श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है, चौथा है त्वचा रोग उत्पन्न करता है। तो देखिएगा CO2 से धूम नहीं बनता है, श्वसन संबंधी रोग भी नहीं होता है, त्वचा रोग उत्पन्न होता है ये भी नहीं है। सबसे ज़्यादा CO2 घातक किसमें हो जाता है? क्योंकि यह ताप को अवशोषित करता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए जब CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो ये ज़्यादा क्या कर रहा है, यहाँ से जो किरणें वापस लौट रही है उसको अवशोषित कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कंबल जैसा आवरण बन रहा है बहुत ही मजबूत, जिससे धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसे ही ग्रीन हाउस कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप अवशोषित करता है। तो आप कहिएगा कि फिर पूरा हटा ही देते हैं ग्रीन हाउस गैस को, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस को हटाइएगा तो 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पृथ्वी पर गिर जाएगा, अर्थात पृथ्वी पे ठंडा ज़्यादा हो जाएगा, चारों तरफ ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है ये होना जरूरी है लेकिन नियत मात्रा में होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है SO2, CH4, CO2 और CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो पता ही होगा। CO2 मैंने अभी कहा कि ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है, अच्छे से याद रखेंगे। पहला है SO2 के बारे में जब पहला दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये वायु प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर, समताप मंडल में विकिरण अवशोषित करता है, कौन करता है? ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। O3 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निर्वातक में उपस्थित सर्वाधिक हानिकारक कणिकीय पदार्थ है। इसका मतलब बाकी भी तो कणिकीय पदार्थ उसमें होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? ऑप्शन है मरकरी, लेड, कैडमियम और आर्सेनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेड। सबसे ज़्यादा घातक होता है उसमें उपस्थित लेड। 16 नंबर क्वेश्चन है, कणिकीय पदार्थ में उपस्थित होता है ठोस कण, तरल कण, दोनों या गैस? तो गैस कभी भी कणिकीय है तो गैस तो होगा ही नहीं ना, मतलब डी तो खत्म हो गया। अब ठोस और तरल दोनों हो सकता है। जी हाँ, पार्टिकुलेट मैटर सॉलिड स्टेट का भी हो सकता है और लिक्विड का भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठोस और तरल दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी झील में DDT पाई जाती है तो सर्वाधिक सांद्रता पाई जाएगी, किस में पाई जाएगी ये बताना है DDT, क्योंकि पता है DDT जल्दी से खत्म ही नहीं होता है, ना ही मेटाबॉलिक प्रोसेस से खत्म होता है और ना ही शरीर से बाहर उत्सर्जन उसका होता है। तो ये एक बार पोषक स्तर में चला गया तो ट्रांसफर होते रहता है। अब किस में होगा देखना है, पादप प्लवक में, जू प्लैंकटन में, मछली भक्षक चिड़िया में और मछलियों में। तो आपको पता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या शरीर से उत्सर्जन जिनका नहीं होता है वो क्या होते हैं? पोषक स्तर एक से दूसरे में जाते रहते हैं और उनकी सांद्रता सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो बड़े पोषण स्तर पे रहते हैं। तो बड़े पोषण स्तर इसमें कौन होंगे? या तो मछली, नहीं तो मछली भक्षक चिड़िया, इसमें से कोई एक होगा। तो बताइए कौन ज़्यादा बड़े स्तर पे है? तो मछली भक्षक चिड़िया है जो सबसे बड़े स्तर पे है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मछली भक्षक चिड़िया। 18 नंबर क्वेश्चन है, जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक होता है, इसका सही जवाब होगा फ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा फ्लोरोकार्बन। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिनमाता रोग विकसित होता है। ऑप्शन है पेयजल में आर्सेनिक से, पेयजल में फ्लोराइड से, तीसरा है पारे में प्रदूषित मछलियों के सेवन से, चौथा है जल में तेल के फैलने से। तो इसका सही जवाब होगा पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मिनमाता रोग किससे होता है? पारा से होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से होता है, कौन सा रोग? क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, फ्लोरोसिस या इनमें से सभी? तो बताइए इसका सही जवाब। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये मैं आपको लोग छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। फ्लोराइड की सांद्रता अगर वायुमंडल में बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, फ्लोरोसिस
या सभी? इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, जिससे पता चले कि आपने बेसिक्स में कितनी अच्छे से इस चीज़ की पढ़ाई करी थी। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।